नमस्कार। आज का हमारा विषय है पैसा और बैंकिंग की दुनिया। हमारे पास अर्थशास्त्र पर कुछ नोट्स हैं और आज हम इनमें थोड़ी गहराई से उतरेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि भाई पैसा असल में है क्या, अर्थव्यवस्था में ये घूमता कैसे है और हमारी बैंकिंग प्रणाली कैसे काम करती है। खासकर कुछ जरूरी पहलू देखेंगे। हाँ, नमस्कार। ये विषय ना ऊपर से जितना सीधा लगता है अंदर से उतना ही आप कह सकते हैं पेचीदा और दिलचस्प है। हम बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे, मतलब पैसे के काम क्या हैं, फिर ये समझेंगे कि हम और आप इसे रखते क्यों हैं अपने पास, फिर देखेंगे कि अर्थव्यवस्था में कितने तरह का पैसा है ना, और फिर वो जो बैंकों की सेहत से जुड़े मुद्दे हैं जैसे एनपीए और अंतर्राष्ट्रीय नियम जैसे वो बेसल नॉर्म्स, उन पर भी बात करेंगे। बढ़िया। तो चलिए शुरू करते हैं एकदम पहली सीढ़ी से। पैसा है क्या चीज? नोट्स में प्रोफेसर वॉकर का एक जिक्र है, पैसा वो है जो पैसे का काम करे। अब ये सुनने में तो बड़ा आसान है, पर ये काम है क्या असल में? हर चीज की कीमत हम पैसे में ही तो आंकते हैं। जैसे ये फोन इतने का, वो किताब उतने की। इससे क्या होता है कि तुलना करना आसान हो जाता है, वरना सोचिए 1 किलो गेहूं के बदले कितने सेब, मुश्किल हो जाता। सही बात है। और तीसरा? तीसरा है मूल्य का भंडार। मतलब आप आज जो कमाते हैं उसे बचाकर रख सकते हैं और बाद में कल, परसों या सालों बाद भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये अपनी कीमत यानी खरीदने की ताकत को काफी हद तक संभाल कर रखता है। लेकिन एक मिनट, आजकल के जो नोट हैं उनका तो अपना कोई मूल्य नहीं होता, जैसे पहले सोने चांदी के सिक्कों का होता था। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। यहीं पर चौथा काम, ये कह लें पहलू समझना जरूरी है। वो है इसका भरोसा और स्वीकार्यता, और साथ में सुवाह्यता और टिकाऊपन भी। पुराने जमाने में सिक्के सोने चांदी के थे, उनका अपना मूल्य था, पिघला दो तो भी कीमत है। पर आज का नोट या डिजिटल पैसा, इसका मूल्य सरकार के वादे पर और हम सबके आपसी भरोसे पर टिका है कि हाँ ये चलेगा। हाँ, ये भरोसे वाली बात तो है। और साथ ही इसे आसानी से जेब में रखना, कहीं भी ले जाना, और इसका जल्दी खराब ना होना, ये भी तो जरूरी है ना। बिल्कुल। अच्छा, नोट्स में एक और शब्द है तरलता या लिक्विडिटी। ये क्या होता है? तरलता, इसका सीधा सीधा मतलब है कि आप किसी चीज को कितनी आसानी से और कितनी तेजी से कैश में बदल सकते हैं, और बदलते वक्त उसकी कीमत भी ना गिरे ज्यादा। अच्छा। जैसे देखिए, सबसे ज्यादा तरल तो कैश ही है। आपकी जेब में रखा नोट, वो तो तुरंत इस्तेमाल हो सकता है। उसके बाद शायद बैंक खाते का पैसा, है ना, आप एटीएम से निकाल सकते हैं या ऑनलाइन खर्च कर सकते हैं। फिर सोना आ सकता है, जिसे बेचने में थोड़ा टाइम लगता है। और सबसे कम तरल जैसे प्रॉपर्टी या जमीन, उसे बेचने और कैश हाथ में आने में तो महीनों लग जाते हैं। बैंकों के अंदर भी फर्क होगा। हाँ, बिल्कुल। बैंकों में भी आपका जो बचत खाता है, सेविंग अकाउंट, वो फिक्स डिपॉजिट यानी एफडी से ज्यादा तरल है। क्योंकि सेविंग से आप जब चाहें पैसा निकाल सकते हैं, एफडी तोड़वानी पड़ती है। समझ गई। मतलब कितनी जल्दी उसे खर्च करने लायक बना सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि लोग पैसा, खासकर कैश, अपने पास रखते ही क्यों हैं? उसे बैंक में रखकर या कहीं और लगाकर ब्याज क्यों नहीं कमाते? नोट्स में 2 कारण बताए हैं। हाँ, पहला कारण तो बहुत साफ है, लेन देन का मकसद, ट्रांजैक्शन मोटिव जिसे कहते हैं। रोजमर्रा के खर्चे होते हैं ना, सब्जी लेनी है, दूध लेना है, कहीं ऑटो का किराया देना है, बच्चों की छोटी मोटी जरूरतें, इनके लिए हाथ में कुछ कैश चाहिए होता है। हाँ, ये तो है। और दूसरा? वो थोड़ा अजीब सा लग रहा था, सट्टा मकसद। हाँ, सट्टा मकसद या स्पेक्युलेटिव मोटिव। ये कॉन्सेप्ट जॉन मेनॉर्ड कीन्स ने दिया था। अब सट्टा सुनकर लगता है जैसे कोई जुआ हो। हाँ, वही तो। पर नहीं, ये जुआ नहीं है। इसका मतलब है भविष्य को लेकर अंदाजा लगाना। लोग कभी-कभी कैश इसलिए भी हाथ में रखते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि भविष्य में निवेश करने का कोई ज्यादा अच्छा मौका आने वाला है, या फिर उन्हें डर होता है कि अभी जहां पैसा लगाया है वहां नुकसान हो सकता है। अच्छा, कोई उदाहरण दे सकते हैं? हाँ, मान लीजिए आपको लगता है कि भाई शेयर बाजार अब गिरने वाला है, तो आप क्या करेंगे? शायद अपने शेयर बेचकर पैसा कैश में रख लेंगे। हाँ। या फिर आपको लगता है कि ब्याज दरें अभी बहुत कम हैं और आगे जाकर बढ़ेंगी, तो अब अभी बॉन्ड खरीदने के बजाय कैश रखना पसंद करेंगे, ताकि जब ब्याज दरें बढ़ें तब आप नए ज्यादा ब्याज वाले बॉन्ड खरीद सकें। अच्छा, तो ये भविष्य के फायदे या नुकसान के अंदाजे पर कैश रखना हुआ। हाँ, इसी से जुड़ा एक और कॉन्सेप्ट है, बड़ा दिलचस्प लग रहा है, लिक्विडिटी ट्रैप या तरलता जाल। ये क्या बला है? हाँ, ये एक बहुत ही खास और कह सकते हैं चिंताजनक आर्थिक स्थिति है। ऐसा तब होता है जब अर्थव्यवस्था में ब्याज दरें पहले ही बहुत ज्यादा गिर चुकी होती हैं, मतलब लगभग शून्य के करीब।
शून्य के करीब, बाप रे। हाँ, ऐसी हालत में लोगों को लगता है कि भाई अब ब्याज दरें यहाँ से और नीचे तो क्या ही जाएंगी, अब तो ये भविष्य में बढ़ेंगी, और अगर ब्याज दरें बढ़ेंगी तो जो पुराने बॉन्ड्स हैं कम ब्याज वाले, उनकी कीमत मार्केट में गिर जाएगी। अच्छा। तो लोग डर जाते हैं। बिल्कुल, इसी डर से लोग बॉन्ड खरीदने या कहीं और लंबी अवधि के लिए पैसा लगाने के बजाय नकदी ही अपने पास रखना पसंद करते हैं। जी। चाहे सेंट्रल बैंक ब्याज दरें और भी कम क्यों ना कर दें, लोग सोचते हैं क्या फायदा, इससे अच्छा कैश रखो, जब दरें बढ़ेंगी तब देखेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि रिजर्व बैंक अगर ब्याज दरें घटाता भी है तो भी लोग ज्यादा खर्च या निवेश नहीं करते, पॉलिसी फेल हो जाती है। एग्जैक्टली, यही है लिक्विडिटी ट्रैप। केंद्रीय बैंक की जो मौद्रिक नीति होती है, जैसे ब्याज दरें घटाना ताकि लोग ज्यादा लोन लें, खर्च करें, निवेश करें, वो बेअसर हो जाती है। पैसा सिस्टम में आता तो है, पर लोग उसे लेकर बैठ जाते हैं, खर्च नहीं करते। अर्थव्यवस्था एक तरह के जाल में फंस जाती है, पैसा घूमता ही नहीं। ये तो वाकई गंभीर बात है। चलिए अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। हमारी अर्थव्यवस्था में कितने तरह का पैसा होता है? नोट्स में कुछ कैटेगरीज दी हैं। हाँ, मोटे तौर पर देखें तो हम पैसे को कुछ हिस्सों में बांट सकते हैं। पहली है प्रचलन में मुद्रा, करेंसी इन सर्कुलेशन, मतलब वो नोट और सिक्के जो हम आप जैसे आम लोगों की जेबों में, घरों में हैं। और इसमें वो कैश भी शामिल है जो बैंकों ने अपने पास रखा है रोजमर्रा के लेन देन के लिए। ठीक है। और दूसरी बड़ी कैटेगरी है बैंकों में जमा, डिपॉजिट्स विद बैंक्स। इसमें दो मुख्य तरह के खाते हैं। एक तो मांग जमा या डिमांड डिपॉजिट्स, जैसे हमारे बचत खाते, सेविंग अकाउंट, और चालू खाते, करंट अकाउंट। इनसे हम जब चाहे पैसा निकाल सकते हैं या चेक लिख सकते हैं। हाँ। और दूसरी होती है सावधि जमा या टर्म डिपॉजिट्स, जैसे फिक्स्ड डिपॉजिट, एफडी और रेकरिंग डिपॉजिट, आरडी। ये एक निश्चित समय के लिए होती हैं, आप बीच में आसानी से नहीं निकाल सकते। अच्छा, और क्या बैंकों के अलावा भी कहीं पैसा होता है? हाँ बिल्कुल, डाकघरों में जमा भी महत्वपूर्ण है, पोस्टल डिपॉजिट्स। वहां भी बचत खाते और सावधि जमा होती हैं बैंकों की तरह ही। और फिर एक और कैटेगरी है आरबीआई के पास जमा, डिपॉजिट्स विद आरबीआई। इसमें दूसरे बैंकों के जमा हो सकते हैं, जैसे सीआरआर का हिस्सा। और सरकार या विदेशी केंद्रीय बैंकों, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के जमा भी आरबीआई के पास हो सकते हैं। ये सब मिलकर ही अर्थव्यवस्था में पैसे के कुल भंडार को बनाते हैं। ठीक है, अब आते हैं उन मुश्किल से लगने वाले नामों पर। M0, M1, M2, M3, M4, ये क्या है और क्यों जरूरी है? क्या हम सबको ये M1, M2 रटने की जरूरत है? नहीं, देखिए, रटने की जरूरत तो शायद किसी आम इंसान को नहीं है, पर इनका मतलब समझना अर्थव्यवस्था को समझने में मदद करता है। ये असल में आरबीआई के तरीके हैं ये नापने के कि अर्थव्यवस्था में अलग-अलग लेवल पर कितनी नकदी या पैसा उपलब्ध है। इन्हें मौद्रिक समुच्चय या मॉनेटरी एग्रीगेट्स कहते हैं। इनमें से दो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हैं जिन पर अक्सर बात होती है। कौन से दो? एक है M1, जिसे संकीर्ण मुद्रा या नैरो मनी कहते हैं। इसमें क्या क्या आता है? लोगों के पास जो नकदी है, नोट और सिक्के, प्लस बैंकों में लोगों के जो मांग जमा है, करंट अकाउंट प्लस सेविंग अकाउंट का पैसा, और आरबीआई के पास कुछ अन्य जमा। ये वो पैसा है जो लगभग तुरंत खर्च के लिए उपलब्ध है, सबसे ज्यादा तरल। ओके, M1 मतलब तुरंत खर्च होने वाला पैसा। जी। और दूसरा? दूसरा है M3, जिसे व्यापक मुद्रा या ब्रॉड मनी कहते हैं। ये सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला मापक है जब हम कहते हैं देश में मनी सप्लाई इतनी है। इसमें M1 वाला सारा पैसा तो आता ही है, साथ में बैंकों के पास लोगों की जो सावधि जमा है, एफडी, आरडी वगैरह, वो भी जुड़ जाती हैं। तो M3 अर्थव्यवस्था में कुल मुद्रा आपूर्ति की एक ज्यादा बड़ी, ज्यादा व्यापक तस्वीर देता है। अच्छा, तो M1 हुआ एकदम रेडी टू स्पेंड पैसा, और M3 हुआ कुल पैसा, जिसमें वो भी शामिल है जो शायद तुरंत खर्च ना हो, जैसे एफडी वाला पैसा। बिल्कुल सही। M1 सबसे तरल, M3 उससे कम तरल। और ये M0, M2, M4 भी होते हैं, वो क्या है, जल्दी से बता सकते हैं? हाँ, M0 को रिजर्व मनी या हाई पावर्ड मनी कहते हैं। ये एक तरह से बैंकिंग सिस्टम का आधार है। इसमें सर्कुलेशन वाली करेंसी प्लस आरबीआई के पास बैंकों के जमा प्लस आरबीआई के पास अन्य जमा आते हैं। M2 में M1 के साथ डाकघर वाले बचत जमा जुड़ जाते हैं, और M4 में M3 के साथ डाकघर के कुल जमा कुछ चीजें छोड़कर जुड़ जाती हैं। तो तरलता का क्रम ऐसा है, M1 सबसे ज्यादा तरल, फिर M2, फिर M3 और M4 सबसे कम तरल। और आरबीआई इन सब पर नजर क्यों रखता है?
देखिए, आरबीआई को ये जानना होता है कि अर्थव्यवस्था में कितना पैसा घूम रहा है। बहुत ज़्यादा पैसा महंगाई बढ़ा सकता है, बहुत कम पैसा ग्रोथ रोक सकता है। तो M1, M3 जैसे आंकड़ों को देखकर आरबीआई अपनी नीतियां बनाता है, जैसे ब्याज दरें तय करना, ताकि अर्थव्यवस्था ठीक चलती रहे। M3 पर खास तौर से नजर रखी जाती है। समझ गए। यहीं पर मनी मल्टीप्लायर का भी जिक्र है नोट्स में। क्या ये बात सच है कि बैंक हवा में से पैसा बना सकते हैं? ये सुनने में बड़ा जादुई सा लगता है। हाँ, में से कहना शायद थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, लेकिन हाँ, बैंकिंग सिस्टम पैसे को बढ़ा जरूर सकता है, कई गुना बढ़ा सकता है। इसी प्रक्रिया को मनी मल्टीप्लायर कहते हैं। कैसे काम करता है ये? सोचिए, आपने बैंक में 1000 रुपए जमा किए। ठीक है। बैंक आरबीआई के नियमों के अनुसार उसका एक छोटा हिस्सा, मान लीजिए 10% यानी 100 रुपए, अपने पास रिजर्व में रखता है। इसे CRR कहते हैं, कैश रिजर्व रेशियो। बाकी बचे 900 रुपए बैंक वो किसी और को लोन पर दे देता है। अच्छा। अब जिस व्यक्ति ने 900 रुपए का लोन लिया, वो उसे खर्च करेगा। मान लीजिए उसने कोई सामान खरीदा, तो वो 900 रुपए दुकानदार के पास गए। जी। दुकानदार ने वो 900 रुपए वापस अपने बैंक खाते में जमा कर दिए। अब बैंक के पास फिर से 900 रुपए आए। बैंक इसमें से फिर 10% यानी 90 रुपए रिजर्व रखेगा और बाकी 810 रुपए आगे किसी और को लोन दे देगा। अरे वाह, ये तो चेन रिएक्शन जैसा है। बिल्कुल, ये प्रक्रिया चलती रहती है। हर बार लोन दिया जाता है, वो खर्च होता है, वापस बैंक में आता है और उसका एक हिस्सा फिर से लोन बन जाता है। इस तरह आपकी शुरुआती 1000 रुपए की जमा से अर्थव्यवस्था में कुल मिलाकर कई गुना ज्यादा जमा और ऋण पैदा हो जाते हैं। यही मनी मल्टीप्लायर है। ये बैंकिंग सिस्टम का एक बहुत बुनियादी और जरूरी काम है जो अर्थव्यवस्था को चलाने में मदद करता है। कमाल है, ये समझना तो बहुत ही जरूरी था। अब थोड़ा बाजारों की तरफ चलते हैं। नोट्स में मुद्रा बाजार, मनी मार्केट और पूंजी बाजार, कैपिटल मार्केट का जिक्र है। इनमें क्या फर्क है? ये दोनों वित्तीय बाजार के ही हिस्से हैं, फाइनेंशियल मार्केट के। यहाँ पैसे का लेन देन होता है। फर्क है समय अवधि का, टाइम ड्यूरेशन का। मुद्रा बाजार या मनी मार्केट छोटी अवधि के लिए होता है, शॉर्ट टर्म। आमतौर पर 1 दिन से लेकर 1 साल तक के उधार या लेन देन यहाँ होते हैं। जैसे बैंक आपस में एक रात के लिए या कुछ दिनों के लिए 2 से 14 दिन जो पैसा उधार लेते देते हैं, उसे कॉल मनी या नोटिस मनी कहते हैं। या फिर सरकार जो छोटी अवधि के लिए पैसा उधार लेती है ट्रेजरी बिल्स के जरिए, वो भी मनी मार्केट का हिस्सा है। अच्छा, और पूंजी बाजार? पूंजी बाजार या कैपिटल मार्केट लंबी अवधि के निवेश और उधार के लिए होता है। लॉन्ग टर्म मतलब 1 साल से ज्यादा की अवधि के लिए। जैसे शेयर बाजार, स्टॉक मार्केट, जहां आप कंपनियों के शेयर खरीदते बेचते हैं, ये लंबी अवधि का निवेश माना जाता है। या फिर बॉन्ड बाजार, जहां सरकारें या कंपनियां लंबी अवधि के लिए कर्ज पत्र, बॉन्ड्स जारी करती हैं। ये सब पूंजी बाजार में आते हैं। ठीक है, आपने ट्रेजरी बिल्स का जिक्र किया, ये क्या होते हैं ठीक से? ट्रेजरी बिल्स या टी बिल्स ये असल में सरकार के लिए छोटी अवधि का कर्ज जुटाने का एक तरीका है। इन्हें आरबीआई सरकार की तरफ से जारी करता है। इनकी अवधि 1 साल से कम होती है, आमतौर पर 91 दिन, 182 दिन या 364 दिन की होती हैं। और इन पर ब्याज कैसे मिलता है? इनकी खासियत यह है कि इन पर कोई ब्याज दर लिखी नहीं होती। ये जीरो कूपन इंस्ट्रूमेंट कहलाते हैं। ये डिस्काउंट पर जारी होते हैं, मतलब अंकित मूल्य से कम कीमत पर बेचे जाते हैं। मान लीजिए 100 रुपए के अंकित मूल्य वाला टी बिल आपको 97 रुपए में मिला। जब इसकी अवधि पूरी होगी, जैसे 91 दिन बाद, तो सरकार आपको पूरे 100 रुपए वापस देगी। तो जो 3 रुपए का फर्क है, वही आपका मुनाफा या ब्याज है। अच्छा, मतलब पहले ही डिस्काउंट पे खरीदो और मियाद पूरी होने पर पूरा पैसा वापस ले लो। हाँ, और ये बहुत सुरक्षित माने जाते हैं क्योंकि सरकार के पैसे लौटाने की गारंटी होती है, इसलिए इनमें रिस्क लगभग शून्य माना जाता है। ठीक है, अब आते हैं बैंकों की सेहत से जुड़े एक बहुत अहम मुद्दे पर, एनपीए। ये शब्द हम न्यूज़ में बहुत सुनते हैं, पर पहले ये बताएं कि बैंक के लिए परिसंपत्ति यानी एसेट क्या होती है? देखिए, किसी भी बिजनेस के लिए एसेट वो चीज होती है जो उसे कमाई करके दे या भविष्य में फायदा पहुंचाए। बैंक के लिए उसकी सबसे बड़ी एसेट वो लोन या कर्ज हैं जो उसने अपने ग्राहकों को दिए हैं। लोन वो एसेट कैसे हुए? क्योंकि इन्हीं लोन्स पर बैंक को ब्याज मिलता है, इंटरेस्ट, और यही ब्याज बैंक की मुख्य कमाई है। इसलिए बैंक की बैलेंस शीट में जो लोन दिए गए होते हैं वो एसेट साइड में दिखाए जाते हैं। ओके, तो फिर एनपीए क्या है? एनपीए का फुल फॉर्म है नॉन परफॉर्मिंग एसेट।
हिंदी में कहें तो गैर निष्पादित संपत्ति। गैर निष्पादित मतलब जो परफॉर्म नहीं कर रहा, जो कुछ कमा कर नहीं दे रहा। जब कोई लोन ऐसा हो जाता है कि उसकी किश्त चाहे मूलधन की हो या ब्याज की 90 दिनों से ज्यादा समय तक वापस नहीं आती, ओवरड्यू हो जाती है, तो बैंक उस लोन अकाउंट को एनपीए घोषित कर देता है। 90 दिन बाद? हाँ, 90 दिन का नियम है। ये बैंक के लिए एक बुरी खबर होती है। इसका मतलब है कि उस लोन से कमाई बंद हो गई और जो पैसा दिया था वो भी फंस गया है, उसके वापस आने पर शक है। क्या एनपीए भी अलग अलग तरह के होते हैं? नोट्स में सब स्टैंडर्ड, डाउटफुल, लॉस एसेट, ये सब लिखा है। हाँ, एनपीए घोषित होने के बाद भी जैसे जैसे समय बीतता जाता है और पैसा वापस नहीं आता, उस एनपीए की कैटेगरी बदलती जाती है। यह दिखाता है कि पैसा वापस मिलने की उम्मीद कितनी कम होती जा रही है। सब स्टैंडर्ड, जब लोन 12 महीने यानी 1 साल तक एनपीए रहता है। डाउटफुल यानी संदिग्ध, जब वो 12 महीने से भी ज्यादा समय तक एनपीए रह चुका हो। यहां शक और बढ़ जाता है कि पैसा वापस आएगा भी या नहीं। लॉस एसेट यानी हानि संपत्ति, जब बैंक या उसका ऑडिटर ये मान लेता है कि भाई ये पैसा अब वसूल नहीं हो सकता, इसे बट्टे खाते में डालना होगा, मतलब अपनी किताबों से हटाना होगा, राइट ऑफ करना होगा। हालांकि राइट ऑफ करने के बाद भी बैंक कानूनी तौर पर वसूली की कोशिश जारी रख सकता है। बाप रे, ये तो बैंकों के लिए बहुत बड़ी सरदर्दी होगी। बिल्कुल, एनपीए बढ़ना किसी भी बैंक की सेहत के लिए बहुत खतरनाक है। इससे बैंक का मुनाफा कम होता है, उसकी लोन देने की क्षमता घटती है, और अगर बहुत ज्यादा हो जाए तो बैंक डूब भी सकता है। तो इससे निपटने के क्या तरीके हैं? नोट्स में बैड बैंक का जिक्र है, ये क्या आइडिया है? हाँ, एनपीए की समस्या से निपटना बहुत जरूरी है। इसके लिए सरकार और आरबीआई ने कई कदम उठाए हैं। बैड बैंक एक ऐसा ही तरीका है जिसे अब भारत में लागू भी किया गया है। यह असल में एक खास तरह की कंपनी होती है, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, एआरसी कह सकते हैं इसे। जैसे भारत में एनएआरसीएल, नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड बनी है। इसका काम क्या है? ये बैंकों से उनके एनपीए खरीद लेती है, आमतौर पर उसके असल वैल्यू से कुछ कम कीमत पर, यानी डिस्काउंट पर। इससे बैंकों को क्या फायदा? बैंकों को यह फायदा होता है कि उनकी बैलेंस शीट एक झटके में साफ हो जाती है। वो फंसा हुआ लोन उनकी किताबों से हट जाता है। फिर बैंक अपना ध्यान नए लोन देने और अपने मुख्य काम पर लगा पाते हैं। और ये जो बैड बैंक या एआरसी है, जैसे एनएआरसीएल, और वसूली के लिए आईडीआरसीएल, इंडिया डेट रेजोल्यूशन कंपनी लिमिटेड, इसका काम ही यही होता है कि वो खरीदे हुए एनपीएस से पैसा वसूलने की कोशिश करें, अपने तरीके से, ज्यादा फोकस के साथ। अच्छा, ये तो एक तरीका हुआ। और कानूनी तौर पर क्या हथियार हैं बैंकों के पास एनपीए से निपटने के लिए? 2 कानून बहुत महत्वपूर्ण है इस मामले में। एक है सरफेसी एक्ट 2002। इसका पूरा नाम थोड़ा लंबा है, सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट। ये कानून बैंकों और वित्तीय संस्थानों को ताकत देता है कि अगर कोई लोन नहीं चुका रहा है तो वे बिना कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाए भी लोन के बदले गिरवी रखी गई संपत्ति, सिक्योरिटी, पर कब्जा कर सकते हैं और उसे बेचकर अपना पैसा वसूल सकते हैं। ओह, ये तो काफी पावरफुल है। हाँ, इसने वसूली प्रक्रिया को तेज किया है। दूसरा महत्वपूर्ण कानून है दिवाला और दिवालियापन संविदा, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड, आईबीसी 2016। इसने कंपनियों की दिवालिया होने की पूरी प्रक्रिया को बदल दिया है। पहले ऐसे मामले सालों साल कोर्ट में लटके रहते थे। आईबीसी के तहत एक तय समय सीमा के अंदर फैसला करना होता है कि या तो कंपनी को कैसे बचाया जाए या फिर उसकी संपत्ति बेचकर लेनदारों जैसे बैंकों का पैसा चुकाया जाए। इससे प्रक्रिया बहुत व्यवस्थित और तेज हो गई है। तो ये तो हुए देश के अंदर के उपाय और कानून। क्या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी बैंकों को रेगुलेट करने के लिए, उन्हें मजबूत बनाने के लिए कोई नियम है? ये बेसल नॉर्म्स क्या चीजें जिनका जिक्र नोट्स में है? हाँ, बिल्कुल है। आज की दुनिया में बैंक एक दूसरे से बहुत जुड़े हुए हैं। एक देश के बड़े बैंक में अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो उसका असर दुनिया भर के बैंकिंग सिस्टम पर पड़ सकता है। इसलिए वैश्विक स्तर पर कुछ नियम और मानक बनाए गए हैं ताकि दुनिया भर के बैंक मजबूत रहें और जोखिमों का सामना कर सकें। बेसल नॉर्म्स ऐसे ही अंतर्राष्ट्रीय नियम हैं। बेसल क्यों कहते हैं इन्हें? क्योंकि ये नियम स्विट्जरलैंड के बेसल शहर में स्थित बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स BIS की एक कमेटी बनाती है, जिसे बेसल कमेटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन BCBS कहते हैं। इसलिए इन नियमों को बेसल नॉर्म्स कहा जाता है। इनका मुख्य मकसद है दुनिया भर में बैंकिंग प्रणाली को मजबूत करना, उनमें स्थिरता लाना। नोट्स में बेसल 1, 2, 3 का जिक्र है।
क्या आप आसान भाषा में बता सकते हैं कि ये क्या थे और क्यों लाए गए? जरूर। देखिए, ये नियम समय के साथ विकसित हुए हैं। बेज़ल 1 जो 1988 में आया था, उसने सबसे पहले पूंजी पर्याप्तता अनुपात कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो CAR का कॉन्सेप्ट दुनिया भर के बैंकों के लिए पेश किया। CAR, ये क्या होता है? CAR का सीधा मतलब है कि बैंक अपने पास जो जोखिम भरे एसेट्स जैसे लोन रखता है, उनकी तुलना में उसे कितनी पूंजी कैपिटल अपने पास रखनी चाहिए। आसान भाषा में, बैंक जितना ज्यादा जोखिम भरा लोन देगा, उसे उतनी ही ज्यादा अपनी पूंजी साइड में रखनी पड़ेगी, एक सेफ्टी बफर की तरह, ताकि अगर लोन डूब भी जाए तो बैंक खुद न डूब जाए। बेसल 1 ने ये न्यूनतम अनुपात 8% तय किया था और ये मुख्य रूप से क्रेडिट रिस्क यानी लोन ग्राहक द्वारा न चुकाए जाने का खतरा पर केंद्रित था। भारत ने इसे 1999 में अपनाया। अच्छा, फिर बेज़ल 2 क्यों आया? बेसल 1 काफी बेसिक था। बेसल 2 2004 ने इसे और सुधारा। इसने CAR की गणना को ज्यादा रिस्क सेंसिटिव बनाया। इसमें क्रेडिट रिस्क के अलावा 2 और तरह के रिस्क शामिल किए गए। ऑपरेशनल रिस्क यानी बैंक के अंदरूनी सिस्टम, प्रोसेस या धोखाधड़ी से होने वाला नुकसान का खतरा, और मार्केट रिस्क यानी बाजार में ब्याज दरों, एक्सचेंज रेट्स वगैरह में उतार चढ़ाव से होने वाला नुकसान का खतरा। ठीक है। और फिर बेज़ल 3? बेसल 3 2010 के बाद लागू हुआ। 2008 के वैश्विक वित्तीय संकट के बाद लाया गया। उस संकट ने दिखा दिया था कि बेसल 2 के नियम भी काफी नहीं थे। कई बड़े बड़े बैंक डूब गए या डूबने की कगार पे आ गए थे। इसीलिए बेसल 3 ने बैंकों के लिए न सिर्फ ज्यादा पूंजी रखना अनिवार्य किया, बल्कि पूंजी की गुणवत्ता यानी क्वालिटी ऑफ कैपिटल पर भी बहुत जोर दिया। मतलब ऐसी पूंजी जो संकट के समय वाकई बैंक के काम आ सके, जैसे टियर 1 कैपिटल। इसके अलावा बेसल 3 ने बैंकों के लिक्विडिटी मैनेजमेंट यानी उनके पास रोजमर्रा की ज़रूरतें पूरी करने के लिए पर्याप्त कैश या तरल संपत्ति है या नहीं, और लेवरेज यानी बैंक अपनी पूंजी की तुलना में कितना ज्यादा उधार लेकर कारोबार कर रहा है, पर भी सख्त नियम लागू किए। काफी डिटेल में है ये नियम। तो नोट्स में एक उदाहरण दिया गया है कि कैसे अलग अलग लोन के लिए रिस्क वेट अलग होता है। जैसे वेतनभोगी के लोन के लिए शायद कम, और किसी बड़े बिजनेसमैन जैसे विजय माल्या का सांकेतिक उदाहरण के लिए ज्यादा। इसका CAR से क्या कनेक्शन है? हाँ, ये CAR की गणना का ही एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसे कहते हैं रिस्क वेटेड एसेट्स, RWA की गणना। फंडा ये है कि बैंक जितने भी लोन देता है, हर लोन का रिस्क बराबर नहीं होता। जैसे सरकार को दिया गया लोन सबसे सुरक्षित माना जाता है, तो उसका रिस्क वेट शायद 0% हो। होम लोन जो घर गिरवी रखकर दिया जाता है, वो कम जोखिम वाला माना जाता है, तो उसका रिस्क वेट शायद 35% या 50% हो। लेकिन किसी ऐसी कंपनी को दिया गया लोन जिसकी माली हालत ठीक नहीं है, उसका रिस्क वेट बहुत ज्यादा, शायद 100% या 150% भी हो सकता है। तो बैंक के रिस्क वेट कैसे इस्तेमाल करते हैं? बैंक को अपने हर लोन अमाउंट को उसके संबंधित रिस्क वेट से गुणा करना होता है। जैसे अगर 100 रुपए का होम लोन दिया है 50% रिस्क वेट पर, तो RWA हुआ 50 रुपए। अगर 100 रुपए का असुरक्षित लोन दिया है 150% रिस्क वेट पर, तो RWA हुआ 150 रुपए। बैंक अपने सारे लोन्स के लिए ऐसे RWA निकालकर उन्हें जोड़ता है। ये हुआ कुल RWA। फिर CAR का फॉर्मूला लगता है। CAR इज इक्वल टू बैंक की पूंजी कुल RWA 100%। तो अगर कोई बैंक ज्यादा जोखिम वाले लोन जिनका रिस्क वेट ज्यादा है, ज्यादा देगा, तो उसका कुल RWA बढ़ जाएगा, और फिर उसी CAR अनुपात को बनाए रखने के लिए उसे ज्यादा पूंजी अपने पास रखनी पड़ेगी। अच्छा, तो ये सिस्टम बैंकों को बहुत ज्यादा रिस्क लेने से हतोत्साहित करता है। बिल्कुल, ये उन्हें सोच समझकर लोन देने के लिए प्रेरित करता है। उन्हें अपने रिस्क और अपनी पूंजी के बीच एक संतुलन बनाना पड़ता है। वो विजय माल्या वाला उदाहरण नोट्स में रतन टाटा और अशनीर ग्रोवर के भी सांकेतिक वेट दिए हैं। ये सिर्फ समझाने के लिए हैं। इसी बात को दिखाता है कि हर उधारकर्ता का रिस्क प्रोफाइल अलग होता है और बैंक को उसके हिसाब से पूंजी रखनी पड़ती है। समझ गए। तो आज हमने पैसे के बिल्कुल बुनियादी मतलब से शुरुआत की, फिर देखा कि लोग इसे क्यों रखते हैं, अर्थव्यवस्था में ये कितने रूपों में है, M1, M3 वगैरह, बैंक कैसे मनी मल्टीप्लाई करते हैं, और फिर बैंकों की सेहत के लिए NPA और बेसिल जैसे नियम कितने ज़रूरी हैं।
काफी कुछ कवर किया हमने। साफ है कि ये चीजें सिर्फ अर्थशास्त्रियों के लिए नहीं, बल्कि हमारी रोजमर्रा की आर्थिक सेहत के लिए भी कितनी महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। पैसे का सही प्रबंधन, बैंकों का स्वस्थ रहना और प्रभावी नियम, ये सब मिलके ही एक स्थिर और विकास करती हुई अर्थव्यवस्था की नींव रखते हैं। लिक्विडिटी की बात हो, एनपीए को काबू में रखने की या बेसल जैसे अंतर्राष्ट्रीय मानकों को अपनाने की, ये सब इसी बड़ी तस्वीर के जरूरी हिस्से हैं। जब ये सब ठीक से काम करते हैं, तभी हम सबका, आम आदमी का भरोसा इस पूरे सिस्टम में बना रहता है और अर्थव्यवस्था सही पटरी पर चलती है। और जाते जाते अपने श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। हम आजकल देख रहे हैं कि क्रिप्टो करेंसीज आ रही हैं, सरकारें खुद डिजिटल रुपए सीबीडीसी लाने की बात कर रही हैं, पेमेंट के नए नए तरीके रोज आ रहे हैं। तो क्या लगता है, आने वाले समय में पैसे की हमारी परिभाषा ही बदल जाएगी? और अगर परिभाषा बदलेगी तो क्या फिर M1, M3 जैसे पैसे को मापने के पुराने पैमाने काम के रहेंगे? इस पर जरूर सोचिएगा। हाँ, ये वाकई एक दिलचस्प सवाल है। भविष्य के लिए